मैंने हाँ आपको जो एनपीओ का भेजा है, एनपीओ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनपीओ का सिलेबस आपका बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है और उसके अंदर थ्योरी के क्वेश्चंस भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं और उसके अंदर आपको छोटे छोटे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। मैं आपको करवाऊंगा उन एक्सरसाइजेस को। मैं अभी आपको वो शीट्स भेज रहा हूँ, अभी मैंने भेज दी है, उसको मैं करता हूँ और उसको मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको बेसिकली उसको आज पढ़ने की कोशिश करनी है, पढ़ने की कोशिश करनी है। और अगर मान लीजिए जैसे मैंने उसका हिंदी नहीं दिया है तो आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ लें। मैंने कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने वो एनसीईआरटी का ही मटेरियल उसके अंदर थोड़ा सा अरेंज करके दिया है, आपके हिसाब से बना के दिया है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि देखिए हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकते हम, क्योंकि आपका सिलेबस वही है, ठीक है। और एनसीईआरटी जैसे कहते हैं ना कि अभी जब एनसीईआरटी का सिलेबस होता है तो और जैसा अभी आपने सीए फाउंडेशन के लिए कहा है ना, गीता बाइबल कुरान जो है उनका मटेरियल है एनसीईआरटी ये जब जो सिलेबस एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं उनके लिए। वो एनसीईआरटी अगर कभी गलत भी कह दे और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एनसीईआरटी का आंसर ही सही माना जाता है, ऐसा होता है। इसलिए हम एनसीईआरटी ही सब कुछ है, ठीक है। वही कुरान, वही गीता, वही बाइबल, वही गुरु ग्रंथ साहिब, सब कुछ वही। तो अपने को उसको मैंने उसी के हिसाब से नोट्स बनाए हैं। तो आप एनसीईआरटी को भी पढ़ लेंगे और जब मैं आपको हिंदी का वर्जन दूंगा तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उसके अंदर मैंने छोटे छोटे पोर्शंस में लेने की कोशिश की है, एक साथ सारी थ्योरी नहीं ली। हाँ, अब ये पूरी महाभारत भी वही मैंने महाभारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन हाँ अगर आप महाभारत कहते हैं तो महाभारत भी एनसीईआरटी ही है, ठीक है। सर पूंजी निधि क्या होता है? सॉरी, पूंजी निधि। पूंजी निधि। पूंजी निधि, चलिए मैं दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने रेस किए मैं बता देता हूँ। जब हम कोई व्यवसायिक संस्था बनाते हैं, चाहे वो सोल ट्रेड हो चाहे पार्टनरशिप हो, तो उसके अंदर हम पूंजी होती है। पूंजी की खास बात क्या होती है? मान लीजिए मैं किसी, आपने पार्टनरशिप अभी पढ़ी है इस साल 12th में, तो पार्टनरशिप का उदाहरण देता हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म हम बनाते हैं और उसके अंदर 4 लोगों ने अपनी पूंजी लगाई है, तो जो उनको प्रॉफिट मिलेगा वो पूंजी में ऐड होगा, जो लॉस होगा वो पूंजी से कम हो जाएगा। और इस पूंजी की खास बात ये होती है कि इस पूंजी को पार्टनर्स निकाल भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये उनकी पूंजी। वो फर्म अगर वो पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो अपना पैसा निकाल, उसकी पूंजी भी चली जाएगी। रिटायर हो जाता है तो पूंजी लेके भी चला जाएगा। तो पूंजी, फर्म जब बंद होती है तो ये सारी पूंजी साझेदारों में बढ़ जाती है। लेकिन एक लाभकारी संस्थाएं जो होती हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है, उनके अंदर जो पूंजी है वो पूंजी नहीं कहलाती है, वो पूंजी कोष कहलाती है। वो कैपिटल ना कहला के कैपिटल फंड कहलाती है। और इस कैपिटल फंड को या पूंजी के कोष को सामान्य कोष भी कहते हैं, जनरल फंड भी कहते हैं। अब ये फंड और कैपिटल में डिफरेंस क्या है? कैपिटल फंड से आप पैसा निकाल नहीं सकते। कैपिटल फंड किसी मेंबर का नहीं होता। मान लीजिए मैं किसी एनपीओ में मेंबर हूं और मैंने डोनेशन दिया और मेरा डोनेशन वो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही, कर भी देंगे, करना भी चाहिए, कर दिया उन्होंने। अब मैं वो मेंबरशिप छोड़ रहा हूं, मैं कहूं भैया मैंने जो डोनेशन दिया था मुझे वापस दो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं अपनी पूंजी नहीं निकाल सकता हूँ, अपना कंट्रीब्यूशन, मैं उसको कैपिटल तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो उसको अपना सहयोग बोलूंगा, अपना कंट्रीब्यूशन बोलूंगा। तो जब मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ रहा हूँ, सर वैसे भी हम सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं ना। सोशल वेलफेयर के लिए देते हैं, तो हम वो साझेदारी संस्था छोड़ रहे हैं या हम उसमें से बाहर जा रहे हैं, तो हम वो अपना जो सहयोग हमने दिया है, जो अपना योगदान दिया है, जो अपना आर्थिक दान दिया है, वो थोड़ी निकाल के जा सकते, वो नहीं निकाल सकते। एक, हाँ कैपिटल फंड में और पूंजी में समानता क्या है? समानता यह है कि कैपिटल में जैसे आप लाभ जोड़ते हो, कैपिटल के अंदर जैसे आप फर्म की हानि घटाते हो, तो उसी ढंग से जो एक साझेदारी संस्था के अंदर, एक बिजनेस के अंदर जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, उसको हम इस एक गैर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम जो है वो कहते हैं सरप्लस कहते हैं। वहां जिसको हम हानि कहते हैं उसको हम यहाँ डेफिसिट कहते हैं।
अब मैं जरा देखता हूँ, आपसे बात करते करते मुझे ध्यान आ रहा है कि मुझे ये देखना चाहिए कि ये जो है हानि, ये सॉरी डेफिसिट और सरप्लस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो अगर मैं अधिक और लाभ कमी। का अधिक और हानि का अधिक। अलाभकारी संस्थाएं, और जैसा कि व्यवहार में होता है अपना अच्छा आपको सरप्लस को अधिक क्यों बोलते आधिक्य बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ये अंतिम खाते, अच्छा ठीक है। अच्छा कैपिटल फंड के बारे में, हाँ यहाँ देखिए, ये संस्थाएं कोई पूंजी खाता तैयार नहीं करती, इसके बदले में ये पूंजी निधि, जिसको सामान्य निधि भी कहते हैं, जो कि अधिलाभ, आजीवन संस्था, अधिलाभ, ये सरप्लस को अधिलाभ भी कहा है, ठीक है, अधिलाभ भी कहा है, और ये अधिलाभ इसके अंदर जुड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज है। दूसरी केवल इतना ही नहीं, तो ये अधिलाभ होता है, और ये प्राप्ति भुगतान खाता, ये अपनी जगह हो गया, ये सब मैं आऊंगा इसी के ऊपर बाद में। और इसी ढंग से जब हम वो बनाते हैं बैलेंस लाभ नहीं, वो विशिष्ट लक्षण, ये तो उसके प्राप्ति और भुगतान खाते बनाने में निहित चरण, ये ठीक है, ये अपना इनकम और एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंस, आय और व्यय खाता, ठीक है। अगर अधिशेष के रूप में यह निवल प्रचालन परिणाम अधिशेष के रूप में आय का व्यय पर अधिक, तो उसको अधिशेष भी कहते हैं, अधिशेष भी कहते हैं। हाँ अधिशेष ठीक है, अधिलाभ थोड़ा सा एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए भी यूज होता है। यस। अच्छा ये जो डेफिसिट है उसको इन्होंने छपाई कहा है। अब सर कमी, कमी इसको और कोई भी अधिक और कमी। सर शिवलाल में तो अधिक और कमी लिखा है। हाँ यहाँ दिखा, लाल में यहाँ दिया अंतिम शेष में आधिक्य तथा कमी को दर्शाता है, आधिक्य तथा कमी को दर्शाता है। तो वहां पे हम जिसको हानि कहते हैं वो यहाँ पे कमी कहलाता है, ठीक है। यस और सर, वो जिसको हानि कहते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट को अधिक कहते हैं, प्रॉफिट को अधिक कहते हैं, सरप्लस को अधिक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आधिक्य जो है वो सरप्लस कैपिटल फंड में ऐड होगा, और जो है एफिशिएंसी वो उसके अंदर अपना दर्शाता है। तो ये थोड़े से अंतर को समझना होगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रख के आप करेंगे, और अभी हम आगे अपना उसको, ठीक है, देखते हैं। तो ये आ गया। तो आपने जो कहा, तो कैपिटल फंड के अंदर आधिक्य जो है वो ऐड होगा, और जो कमी होगी उसमें से कम हो जाता है कैपिटल फंड में, लेकिन उसमें से आहरण नहीं कर सकते साझेदार आहरण, सदस्य अपना आहरण नहीं कर सकते, ड्रॉइंग्स नहीं कर सकते, वो निकाल नहीं सकते पैसे, ठीक है। यहाँ तक जो मैंने बात कही, इसके अंदर किसी को और कोई क्वेश्चन हो किसी के मन में तो यहाँ पूछे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर। तो ये है, ये संस्थाएं कौन सी होती है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, मीनिंग एंड तो फिर इनकी कैपिटल भी तो नहीं होती होगी ना? क्या कह रहे हैं? इनकी कैपिटल भी तो नहीं होती होगी ना? हाँ उनकी कैपिटल भी नहीं होती, इंटरेस्ट प्रॉफिट कुछ नहीं, हाँ वो भी नहीं होता। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर दिए ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा ये इनका कामकाज कैसे चलता है सर? हाँ। हम नॉन प्रॉफिट में सर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहोगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? आपको भाई साहब इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न भी तो चाहिए। जब आपने कहा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब आप चाहते हो उसके अंदर आपको फायदा हो। आपने ये नहीं कहा दान दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के मतलब आप कुछ बदले में चाहते हो ना, तभी तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्यों? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो कर सकते हैं। एक सेकंड, एक चीज आशीष, तुम क्या कह रहे हो, फिर से बताओ। तो इन्वेस्टमेंट एनपीओ तो कर सकता है इन्वेस्टमेंट कहीं पे? नहीं आप नहीं वो उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। पहले तुम बताओ, तुम जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो तुम्हारी अपेक्षा क्या रहती है? तुम किस क्या सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे? तो प्रॉफिट चाहिए।
प्रॉफिट चाहिए ना, तो भैया ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो गैर लाभकारी संस्था है, तो इनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य ही नहीं होता। सर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, डोनेशन बोल सकते। आप इनको डोनेशन कर सकते हो, और आप डोनेशन करके भूल जाओ, बस आप याद मत रखो वापिस दिया है, मिलने बदला वाला। कुछ बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, और बाद में कुछ मिलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप ये उसको भूल जाओ डोनेशन के। तो अगर ऐसा है तो आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेशन दे सकते हैं। हाँ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती हैं, अपनी रेगुलर आमदनी के लिए कहीं पर वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो जो होती हैं वो जैसे कुछ एक संस्था है, उस संस्था के अंदर कुछ लोगों ने क्या किया, एक जनरल को पैसे इकट्ठा कर लिया, डोनेशन शुरू। अब उन्होंने कहा हर बार डोनेशन नहीं मांगना पड़े, तो वो क्या करती हैं, उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और उससे जो उनको इनकम हो रही है उससे वो अपना रोज का खर्चा, रोज का काम निकालते हैं। इंटरेस्ट जो मिलता है, दैट इज पॉसिबल, वो हो सकता है। सर वो सेविंग भी तो कर सकते हैं ना। नहीं, आप सेविंग करने का आपका काम ही नहीं ना, आप सेविंग क्यों, हाँ सेविंग करके रख सकते हैं, लेकिन सेविंग पे टैक्स लग सकता है। आपका काम क्या है, आपका काम सेविंग का नहीं है, आपका काम वेलफेयर का है, तो आप वेलफेयर करो, आप बिजनेस नहीं चला रहे हो, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। आपको क्यों सेविंग करनी है, आपको जो डोनेशन आ रहा है खर्च करो। हाँ, आपको कभी लगता है कि डोनेशन कुछ बचा के रखे, तो उसके एक लिमिट दे रखी, 20% तक की शायद लिमिट है, उतना आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, एफडी कर दो, कहीं आप, और उससे जो आपको इनकम हो रही है, उस इनकम को आप अपना बिजनेस को चला सकते हो। आप अपने, उसको बिजनेस कहना चाहिए, अपनी संस्था को आप चला सकते हो। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने नोबेल प्राइज का नाम तो सबने सुन रखा होगा। यस सर। और नोबेल प्राइज हर साल दिया जाता है, ये भी आपको मालूम है। यस सर। यस। अब ये बनाया चालू किसने किया नोबेल प्राइज का सिस्टम? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल साहब तो अब दुनिया में है ही नहीं। उन्होंने एक कोष बनाया, और उस कोष को, वो स्वीडन में उन्होंने कोष बना रखा है, स्टॉकहोम, स्वीडन देश में स्टॉकहोम राजधानी, वहां से होता है। तो वहां पर उन्होंने एक कोष बनाया, उस कोष को कहीं एक इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो उनको इनकम होती है, उस इनकम से वो हर साल नोबेल प्राइज देते। उन्होंने इतना बड़ा कोष बनाया कि हर साल नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। उसकी कमेटी है जो डिसाइड करती है किसको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो वो कोष यूज थोड़ी हो रहा है, उस कोष से आमदनी से वो खर्चा कर रहे हैं। कोष यूज करेंगे तो फिर धीरे धीरे कोष कम होता जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस, ऐसा रहता है। सर जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज होती है वो किसमें आएंगी? देखिए, गवर्नमेंट सब्सिडी दो तरह से दे सकता है। एक सब्सिडी वो दे सकता है पूंजीगत सब्सिडी, कि आप ग्राउंड बनाइए, आप बिल्डिंग बनाइए, तो वो पूंजीगत सब्सिडी जो है वो आपकी इनकम नहीं है। और एक सब्सिडी ऐसी होती है जो आपको हर साल अपना बिजनेस चलाने, अपनी संस्था चलाने के लिए मिलती है, वो आपकी रेगुलर इनकम है, वो हम जो है इनकम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह की आपको सब्सिडीज हो सकती है, एक पूंजीगत सब्सिडी हो सकती है, और एक रेवेन्यू, आयगत। हाँ, आयगत व्यय सर आयगत को इनकम में जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हर साल मिलने वाली है, और तो वो देगी, हर साल देगी, वो आपकी इनकम। लेकिन पूंजीगत जो है वो आपको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड होती है, कैपिटल फंड में डायरेक्टली। पूंजीगत का इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखा नहीं किया था ना? पूंजीगत को इनकम एक्सपेंडिचर में हम नहीं लिखते, पूंजीगत को इनकम एक्सपेंडिचर में। ठीक है, और कैपिटल फंड के अंदर सारी की सारी पूंजीगत जो इनकम है वो सब ऐड होती है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार सदस्य लाइफ में देगा, पूरी जिंदगी में एक बार देगा, और वो 20 साल 25 साल 30 साल जो भी उतने साल तक उसको यूज करेगा। तो हम किस साल की इनकम माने इसको? किसी एक साल की इनकम थोड़ी मान सकते, उसको कैपिटल वो कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड होती है, हम इनकम एक्सपेंडिचर में इसको नहीं दिखाते। जैसे सर वसीयत हो गई, वसीयत हो गई, लेगेसी,
बिल्कुल, इसको लेगेसी किसी ने अपनी विल में लिख के सर दिया। डोनेशन भी तो सर कैपिटल और वो डोनेशन आपके 2-3 तरह के होते हैं। डोनेशन, एक डोनेशन वो होता है जो पूंजीगत डोनेशन, जैसे मैंने आपसे कहा भाई, जैसे सरकार ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया, किसी मेंबर ने दे दिया, किसी सदस्य ने दे दिया, तो पूंजीगत डोनेशन। और एक डोनेशन वो हो सकता है जो आपको रेगुलर इनकम के लिए दिया जाता है। सर दान की राशि को देख कर बताया, मतलब पता करेंगे कि ये पूंजीगत है या दान की राशि के बजाय उसकी, देखो वैसे भी देखा जाए बहुत छोटा अमाउंट नहीं दिया रहता। छोटा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है तो नहीं मानते, लेकिन दान की राशि की बजाय उसका उद्देश्य क्या है, दान तो का क्वेश्चन में तो नहीं दिया रहता ना कि इसका उद्देश्य क्या है डोनेशन दे सकते हैं ना, क्वेश्चन में दे सकते हैं, किसी ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, लिखा है क्वेश्चन में कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, तो वो बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया है तो वो बिल्डिंग बनाइए, और बिल्डिंग बनाने के बाद वो आपकी पूंजी कोष के अंदर ऐड कर दिया। और सर देख क्वेश्चन में नहीं दिया ऐसा तो फिर नहीं तो जनरल सामान्य दान मानेंगे उसको, फिर आप उसको आयगत मानिए उसको, फिर आप आएगा। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कैसा है, तब आप उसको आयगत मानिए उसको, बिल्कुल, तब आप उसको आयगत मानिए, ठीक है, इस हिसाब से वो तो सर एंट्री फी भी होती है क्या 2%? एंट्री फीस भी होती है। एंट्री फीस का मतलब होता है जो सदस्य एक बार पे करता है सिर्फ प्रवेश के समय, एंट्री फीस होती है। स्कूलों में जो ली जाती है उसको हम एडमिशन फीस कहते हैं, तो एक बार दी जाती है, ये बार बार नहीं मिलती। अब यहाँ पर भी दो राय है कि वो संस्था पे डिपेंड करता है कि उसको पूंजीगत माने कि आयगत माने। पूंजीगत कब मानी जाती है? जब वो एंट्रेंस फीस आपको हर साल मिलने की प्रकृति, जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, स्कूल भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब स्कूल में बच्चे तो हर साल एडमिट होते हैं, हर साल एडमिट होते हैं, तो एडमिशन फीस तो हर साल आती है, तो वहां पे वो आयगत हो जाएगी। लेकिन कोई क्लब है, वो क्लब सदस्यता अभियान 3 साल 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कभी एक बार, हर साल नहीं एडमिट करते नए मेंबर्स को, वो कभी 10-20 साल में एडमिट करते है ना। अब आप उसके मेंबर बनते हैं, कभी वो एक बार एडमिट कर लिया फिर बंद, फिर आप 10 साल में 5 साल में कभी खोलेंगे कि हाँ भाई इतने मेंबर हम और बना रहे हैं। तो ऐसी संस्थाओं में एडमिशन फीस हर साल थोड़ी आती है, वो तो कभी कभार आती है, तो वो पूंजीगत हो जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि क्वेश्चन में इतना दिया होगा क्या? दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो एडमिशन फीस को हम आयगत मान सकते हैं, नोट डाल देते हैं नीचे, नोट डाल देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि जो एंट्रेंस फीस है इसका आधा आयगत मानो आधा पूंजीगत मानो, ऐसा भी दिया रहता है। तो जो आयगत मानते हैं वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और जो पूंजीगत मानते हैं वो कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो उसमें लिखा है विदान, मतलब वो एक मत नहीं है दोनों में। क्या चीज? मतलब जैसे कैपिटलिस्ट नेचर का मानिए फिर रेवेन्यू नेचर का। नहीं, मतलब वो क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रश्न में दिया जाना चाहिए, उसको क्या माना जाना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं जरा एनसीईआरटी क्या कहती है इसको, हम देखते हैं। अब एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हम एनसीईआरटी इस बारे में क्या कहती है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अंदर वो देखना पड़ेगा, आय व्यय मतलब प्रति भुगतान के अंतर, ये तो ठीक है। तुलन पत्र आ गया, स्पेशल आइटम्स में होगा नीचे कुछ विशिष्ट मदें, ठीक है। चंदा, ये चंदे के बारे में दिया हुआ है। सर इसके आगे नहीं करना सर, तुलन पत्र के बाद। तुरंत पत्र के बाद क्या? सर नहीं करना सर, वो सब रिड्यूस हो गया। नहीं, तुलन पत्र रिड्यूस हुआ, तुलन पत्र के बाद नहीं रिड्यूस हुआ। ये 1.6 जो है ये है आपको विशेष दान। 1.6 से सेबिन नहीं है। हाँ, ये तुलन पत्र नहीं है, ये है, और इसके बाद वाला नहीं, ऐसा है। सर यही लिखा प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क संस्था द्वारा सदस्य बनते समय केवल एक बार दिया जाता है। धर्मार्थ एवं क्लब जैसे संगठनों में संस्था संगठित होती है और इनके प्रवेश शुल्क भी अधिक होता है, इसलिए इसको अनावृत्ति मानकर, अनावृत्ति मानते कैपिटल नेचर का मानकर, सीधे पूंजी
या सामान्य निधि में जमा करते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिया, धर्मार्थ संस्था या क्लब है, लेकिन अगर यही चीज स्कूल होती तो उसके अंदर तो यह आवृत्ति माना जाता है, आगम प्रवृत्ति, ऐसा है। सर एग्जाम में आएगा तो फिर कैपिटलिस्ट नेचर से लिखे। कैपिटल नेचर के लिखे उसको, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कैपिटल नेचर, ठीक है। तो ये हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल वही है सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका, और आप बताइए और क्या पूछना चाह रहे हैं? पहले ये टर्म डिस्कस करके फिर हम आगे इसको और देखेंगे। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखकर ये करना है। और कोई क्वेश्चन? तो मेरा ये कहना होगा कि एक बार इसको आप थोड़ा सा पढ़ लें। आप लोगों ने काफी कुछ तो थोड़ा बहुत तैयारी इसकी कर ली, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आने वाला था। आप इसको एक बार और पढ़ लें और फिर हम इसको और डिस्कस करें कैसा है क्या, तो जल्दी अच्छे से होगा और आप डाउट भी ज्यादा पूछ पाएंगे। आज मुझे अच्छा लग रहा है हम इंटरेक्टिव बना पा रहे हैं, आप पूछ रहे हैं चीजें, तो ये आपके पास पढ़ने के लिए है और आप पढ़ लें इसको और फिर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप अगर हिंदी नहीं है तो आप एनसीईआरटी से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी से पढ़िए उसको, कोई इशू नहीं। सर शिवला के एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं? शिवलाल की एनसीईआरटी कौन सी होती है? है सर। नहीं, शिवलाल की मुझे पता नहीं कौन सी है, मुझे दिखा दीजिएगा भाई शिवलाल की कौन सी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो सिर्फ एनसीईआरटी की है सर शिवलाल में भी वर्ड। अच्छा, तो आप पढ़ लीजिए, उसमें भी आपको समझाया होगा तो आप पढ़ सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। सर विशेष प्राप्तियां कौन कौन सी होती हैं? विशिष्ट प्राप्तियां वो होती हैं जो कि किसी खास पर्पज से दी जाती है। जैसे मैंने किसी बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया तो विशिष्ट प्राप्ति हो। बिल्डिंग के लिए मैंने किसी टूर्नामेंट कराने के लिए दिया, प्रतियोगिता कराने के लिए दिया, ये भी एक विशिष्ट प्राप्ति है। इस टाइप की विशिष्ट प्राप्ति किसी खास। हाँ, पाक्षिकों का वितरण क्या कहलाता है? पाक्षिक क्या हुए? क्या दिया था इसमें सर? पाक्षिकों का विक्रय। ये पाक्षिक मैंने भी, यह टर्म आया तो था ये, जी सर, वो समझ में इसका मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा? कहीं था ये, एक आवृत्ति प्रकृति की, ये आवृत्ति आय और व्यय खाते के आय पक्ष में दर्शाई जाती है। खेल का समान विक्रय, खेल की, अच्छा, खेल के समान की बिक्री प्रयोग किया गया, जैसे पुराना बाल बल्ला। ओके। पाक्षिक का इसका एग्जैक्ट देखता हूँ क्या मतलब है इंडेक्स में। पाक्षिक माने यूज के वर्ड में यूज किया है। जैसे एक क्लब है, क्लब में खेलते हुए कुछ पुराना हो गया, सामान टूट गए, बल्ले टूट गए, बॉल पुरानी पड़ी हुई है, अब वो मेंबर नहीं खेलते, लेकिन उनको लगता है इसको हम स्क्रैप, है ना, भंगार में बेच सकते हैं। या हो सकता है कुछ लोग ले जाएं और उसको यूज कर लें, काम आ जाए, उनके काम आ जाए। हम घरों में अखबार बेचते हैं, पुराना अखबार बेचते हैं, पुराने जैसे कोई फैक्ट्री में कार्टून आते हैं जिसके अंदर सामान कोई इकट्ठा हो जाते हैं, वो बेच देते हैं। कुछ लोग ड्रम है, ये सब जो चीजें, ये पाक्षिक। मतलब स्पोर्ट्स, तो ऐसी जो भी चीजें आप बेच रहे हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जो भी चीज बेचता है उसको हम इनकम मान लेते हैं, है ना। हमने जब बैट बल्ला खरीदा और उसको यूज किया तो उसको हमने खर्चे में डाल दिया। अब वो यूज कर लिया तो उड़ तो नहीं जाएगा हवा के अंदर, वो तो बचेगा ना, कुछ तो लकड़ी तो बचेगी, कुछ तो बचेगा। और आजकल तो मिट्टी बिक जाती है, तो तोल किलो करके हमने टूटे फूटे जो सामान था सब बेच दिया। वो जो बेचा है वो पाक्षिक है, उसको हम अपनी इनकम मान सकते हैं, ये कहने का। जी सर, और वृत्तिक निधि क्या कहलाती है? यार एक बार मैं देख लेता हूँ, उसको पढ़ना पड़ेगा। ये इंग्लिश में भी बोलता हूँ मैं, तब समझ में आएगा। अभी क्या क्या चीजें हैं इसका। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, मैगजीन, ये भी कोई पुरानी रद्दी हो गई, और क्या रद्दियां हो गई पुरानी जो हमने खरीदी रखी है, पुरानी रद्दियां हैं, पुराने सर जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, इनको जब हम बेचते हैं तो यही सब चीजें इसका, इनको हम जब बेच रहे होते हैं तो ये वो चीजें कहला रही। ठीक है, तो यहाँ पे पाक्षिकों को उनको बोला है। और जो तुमने बताया क्या,
पुरानी संपत्तियां हो गई, या वो हमारे किसी काम के हमने उनको पूरी तरह से वो कर दिया है, अपलिखित कर दिया, हमारी बुक्स के अंदर उनकी वैल्यू 0 है, अब बेच दिया हमने। तो हमने जितने में भी बेचा है और कभी कभी कुछ एसेट वगैरह बेचने में हमको लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है, तो वह हम लाभ हानि खाते दिखाएंगे। वृत्तिक निधि, यह निधि वसीयत या उपहार से उत्पन्न होती है। यह आय विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती है ना, किसी खास ये पूंजी प्राप्ति होती है, इसे तुलन पत्र के दायित्व में दिखाते हैं, विशिष्ट किसी काम के लिए दी गई है, तो ये हमारी वृत्तिक निधि होगी। पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, जो मेंबर नहीं होते हैं ना, उनको सम्मान में जो राशि दी जाती है उसको ऑनरेरियम कहते हैं। हमारे यहाँ का कोई एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन हमारे लिए काम करते हैं। हम जब बुलाते हैं, कोई गेस्ट है, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर को, कहीं दूसरे को, बहुत रिटायर्ड आदमी को, किसी इंजीनियर को, किसी साइंटिस्ट को अपने यहाँ लेक्चर देने के लिए बुला रही है कि आप आइए हमारे बच्चों से आप बात कीजिए, लेक्चर। वो एम्प्लॉय थोड़ी है, उसका काम थोड़ी है आप क्या लेक्चर देने का, लेकिन आपने बुलाया तो आप उसको सम्मान में जो राशि देते हैं उसको ऑनरेरियम, ऑनर में सम्मान में जो राशि दी जाती है उसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन और बताइए। सर एनसीईआरटी में जो विशेषता है सर लास्ट में वो समझा दीजिए सकते। एनसीईआरटी में जो विशेषताएं दी गई, यस सर, लास्ट पॉइंट थोड़ी समझ नहीं आ रही। पेज नंबर बोलो। 2। पेज नंबर 2 मतलब शुरुआत में ही। अच्छा, ये विशेषता, ये संस्था किसी विशिष्ट समूह या समस्त जनता को, जैसे कि शिक्षण, मतलब या तो आप अपने कुछ खास जो मेंबर्स हैं उनकी मदद के लिए बना रहे हैं, या आप सभी को देना चाहते हैं। तो आपने ऐसी संस्था कौन सी बनाई? कोई शिक्षण संस्था बनाई है, कोई व्यायामशाला बनाई है, कोई मनोरंजन की, खेलकूद की संस्था बनाई है, जो बिना किसी भेदभाव के, जन्म, धर्म, जाति वगैरह के आप सबको वो देना चाहते हैं। तो ऐसी हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इनका जो है वो धर्मार्थ प्रन्यास या धर्मार्थ समाज ट्रस्ट की तरह होता है, मतलब इनको, और जो इसमें देते हैं उनको सदस्य कहलाते हैं। मतलब जैसे ये संस्था जो है किसी पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ये कोई सोल पार्टनरशिप नहीं होती। ये क्या होता है? धर्मार्थ प्रन्यास या धर्मार्थ समाज सोसाइटी होगी। इनके कार्यों का प्रबंध सामान्यतः, प्रबंध जो है सामान्यतः कौन? प्रबंधक या शासन समिति करेगी, कमेटी करती है। मुख्य स्रोत क्या क्या है? सदस्यों द्वारा अनुदान दिया जाए, दान आए, वसीयत आए, ये सब मिलता है उसमें। अब इन संस्थाओं को जो भी मिलता है, इन संस्थाओं को दी गई निधि जो भी मिली है वो पूंजी निधि में आएगी। मतलब जो भी इनको पैसा मिल रहा है, फंड मिल रहा है, वो कैपिटल फंड के अंदर दिखाया जाएगा। और अगर इनकी व्यय अधिक है और या आय अधिक है तो अधिशेष जो आएगा वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, सदस्यों को नहीं बांटा जाएगा। ठीक है, व्यापारिक संस्थाओं को की प्रसिद्धि को सामाजिक कल्याण में ही यूज करना है आपको, पैसा जो पैसा है। और जो है इनके वर्तमान और मजबूत अंशदान से वैधानिक आवश्यकता। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि इनको इसलिए अकाउंट्स या रखने पड़ते हैं। जब ये क्वेश्चन ये उठ सकता है कि जब ये लाभ ही नहीं कमाती तो इनको अकाउंट्स रखने की जरूरत क्या है, लेकिन इनको अकाउंट्स इसलिए रखने पड़ सकते हैं कि इनके जो वर्तमान है और इनके मजबूत अंशदान से इनकी वैधानिक मतलब लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट मतलब कानून में बोला गया है कि इनको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को रखना जरूरी है, इसलिए भी इनको रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। ठीक है, आप
सोल ट्रेड बना रहे हैं तो आप सोल ट्रेड में मत बनाइए, अपना रिकॉर्ड मत रखिए, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसका बस टैक्स दे दीजिए, बाकी आप मत रखिए, लेकिन इनको जरूरी है। यस सर। और इनको वो देना भी पड़ेगा सरकार। सर सोल ट्रेड में जितना भी इनकम होगा वो केवल सोल सोल जो एकल होगा उसी को प्राप्त होगा, उसको किसी को जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि साझेदारी फर्म में क्या कहते हैं, उसको एक दूसरे को देना पड़ता है कि कोई भी अगर खर्चा हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप इनको पढ़ लें और फिर हम आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके।